हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशिक्षण क्लासेस एंड एसएससी सीजीएल फाउंडेशन क्लास, जहां पर हम कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कवर करेंगे फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल एंड नॉट ओनली जस्ट ग्रामर बल्कि इसके साथ साथ आपको वोकैबुलरी भी कवर कराई जाएगी थ्रू रूट्स, मिमोनिक्स एंड इमेजेस। और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम वोकैबुलरी कवर करेंगे। एंड ना सिर्फ वोकैबुलरी बल्कि यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाए जाएंगे, जिसके माध्यम से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और रीअरेंजमेंट जैसे क्वेश्चंस को स्पीड और एक्यूरेसी के साथ अपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने एसएससी सीजीएल फाउंडेशन के कंप्लीट सिलेबस का। आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर द क्लास। ओके, whenever we start our class, we start on a positive note. जब भी हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं तो एक पॉजिटिव कोटेशन के साथ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का कोट ऑफ द डे हमारे लिए क्या सकारात्मक संदेश लेकर के आया है। आज का कोट ऑफ द डे है, सक्सेस डिमांड्स सेक्रीफाइसेस, सेक्रीफाइस ऑफ स्लीप, सेक्रीफाइस ऑफ एंटरटेनमेंट एंड सेक्रीफाइस ऑफ कंफर्ट जोन। भाई सफलता के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन को लीव करना होगा। कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। तो भाई सक्सेस डिमांड सेक्रीफाइसेस, सेक्रीफाइस ऑफ स्लीप, एंटरटेनमेंट एंड कंफर्ट जोन। एक और बढ़िया सा मैसेज हम अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करना चाहेंगे, अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें भले ही रास्ते कठिन हो। अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें भले ही रास्ते में कठिनाइयां क्यों ना आए, क्योंकि सफलता की मंजिल धैर्य और दृढ़ संकल्प में छिपी है। सफलता की मंजिल जो है उसके लिए आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सफलता की मंजिल धैर्य और दृढ़ संकल्प में छिपी हुई है। ओके, एंड वन मोर थिंग आपसे कहना चाहेंगे कि भाई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो एलिवेटर फॉर सक्सेस, यू हैव टू टेक द वे ऑफ स्टेयर्स। एंड द मैन हु हैज कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ गेन्स द कॉन्फिडेंस ऑफ अदर्स। व्यक्ति जिसके पास आत्मविश्वास होता है वो दूसरों का विश्वास आसानी से जीत लेता है। तो भाई सबसे पहले सफलता की मंजिल में जो पहले कदम है, जो पहला स्टेप है, वो ये है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो चलिए, और हाँ, ऑलवेज बी इंथुजियास्टिक इन लाइफ टू फुलफिल योर ड्रीम्स। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक रहना चाहिए, पैशनेट रहना चाहिए और अपना 100% देना चाहिए। तो चलिए इन्हीं पॉजिटिव विचारों के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम आप सभी को जो है एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है उसके बारे में अवेयर करा देते हैं, क्योंकि आज ये पहली क्लास है एसएससी सीजीएल की। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि एसएससी सीजीएल में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कवर, सबसे पहले हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक्स जो हमारे सीजीएल में आते हैं। तो सबसे पहले ग्रामर सेक्शन कवर होगा कि यहाँ पर आपको कॉमन एरर्स से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा। कॉमन एरर्स का मतलब हो गया कि यहां पर आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कराई जाएंगी। हियर वी आर गोइंग टू कवर द कंप्लीट 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम यहां पर कवर करेंगे, इंक्लूडिंग नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पर कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करने वाले हैं। और हाँ, एक बात और बता दें कि जो ग्रामर हम यहाँ पर कवर करेंगे वो 3 लेवल्स में होगी। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो कॉमन एरर्स का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर आधारित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर हम प्री की बात करें, माय डियर स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल के पेपर के बारे में आपको एक छोटा सा नटशेल में बता देते हैं, क्योंकि आज ये पहली क्लास है। तो हमारे विद्यार्थी जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया जहां पर भी बैठे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स को हमें बताना जरूरी है कि एसएससी सीजीएल का पेपर क्या है। तो इस पेपर की अगर बात की जाए तो पेपर 2 लेवल्स में है, प्री एंड मेंस। प्री में आपकी इंग्लिश आती है 25 मार्क्स की एंड मेंस में इंग्लिश आती है 45 मार्क्स की। तो प्री की अगर बात की जाए तो प्री में आपका जो है, अगर हम देखें तो कॉमन एरर सेक्शन टॉपिक जो है वो ऐसा है जो दोनों में यूजफुल है। तो यहां पर हम कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कवर करेंगे, इंक्लूडिंग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आफ्टर दैट सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें एक सर्टेन पोर्शन अंडरलाइन होगा और आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे एंड यू हैव टू टेल कि वहां पर क्या करेक्शन होगा। ये भी ग्रामर पर ही आधारित टॉपिक है। तो ये दोनों टॉपिक्स हमारे ग्रामर पर बेस्ड है। Then moving to the third part, active passive. एक्टिव पैसिव क्या है? अगर एसएससी के पेपर की बात की जाए तो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यहाँ पर एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है। तो एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये दोनों टॉपिक्स आपको कवर कराए जाएंगे। देन मूविंग ऑन टू द वोकैबुलरी सेक्शन।
अगर इंग्लिश के सिलेबस की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर, वोकैबुलरी एंड योर रीडिंग स्किल्स. इसके बाद हम देखें तो वोकैबुलरी सेक्शन की अगर बात करें तो नेक्स्ट आता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, synonyms antonyms, then we will cover one word substitution. भाई synonyms सीखेंगे, antonyms सीखेंगे, one word substitution सीखेंगे बहुत ही अच्छी ट्रिक्स के द्वारा, इमेजेस के द्वारा. आफ्टर दैट हम idioms एंड phrases कवर करेंगे. करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड, स्पेलिंग टेस्ट पर आधारित एक टॉपिक है. माय डियर स्टूडेंट्स, एक और हमारा वोकैबुलरी से रिलेटेड टॉपिक है जो एग्जाम में आता है एंड दैट इज स्पेलिंग टेस्ट. स्पेलिंग टेस्ट से रिलेटेड आपके करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड आते हैं. तो ये स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिनको कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है. इस पर 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्री में, और मेंस में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा. मिल भी सकते कई बार ये टॉपिक में 3 या 4 क्वेश्चन तो आपको मिलने ही मिलने एग्जाम में. देन फिल इन द ब्लैंक्स है. फिल इन द ब्लैंक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि ज्यादातर जिसमें जो आपका ग्रामर पूछी जाती है वो प्रेपोजिशन. तो फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा टॉपिक है जो ज्यादातर प्रेपोजिशंस पर बेस्ड होगा. तो यहां पर आपकी प्रेपोजिशंस की नॉलेज काफी काम आएगी. देन कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड क्लोज टेस्ट. और ये 3 टॉपिक्स और हैं जो कि आपको कवर कराए जाएंगे. ये 3 टॉपिक्स जो हैं ये हमारे किस पर बेस्ड है? ये 3 टॉपिक्स हमारे रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स पर बेस्ड हैं. तो यहाँ पर हम आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे जिसके द्वारा आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. माय डियर स्टूडेंट्स, जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, ये जो पैसेज वाला पार्ट है, इसमें क्या होगा कि आपको कम टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. तो इसके लिए इन तीनों ही चीजों के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई जाएंगी. यू विल बी टोल्ड द शॉर्ट ट्रिक्स थ्रू विच you will be able to do these questions with speed and accuracy. तो यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई जाएंगी जिसके माध्यम से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, क्लोज टेस्ट को और रीअरेंजमेंट ऑफ पैराग्राफ को एक्यूरेसी और स्पीड के साथ विद इन द गिवन टाइम अटेम्प्ट कर पाओगे. ओके, दिस वाज योर ओवरऑल सिलेबस. तो ये एक फ्रेमवर्क है, ये हमारे एसएससी सीजीएल का कंप्लीट सिलेबस है. नाउ मूविंग ऑन टू टुडेज टॉपिक. अब हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर. नाउ मूविंग ऑन टू टुडेज टॉपिक. आज का हमारा टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन. देखिए ग्रामर में हमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़नी होती हैं, ठीक है. लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने अपना सिलेबस जो है ना, हम वो टॉपिक पहले पढ़ेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में. इस वजह से आज का जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज प्रेपोजिशंस. अब हम प्रेपोजिशंस को यहाँ पर कवर करेंगे बिकॉज अगर पेपर में एरर आता है, आई होप कि आप सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्लास को समझ रहे हैं. ओके, अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 70% जिससे एरर के क्वेश्चन आते हैं. यानी कि अगर आपके एग्जाम में 5 मार्क्स की एरर आई है तो ये मान के चलिएगा कि 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं वहां पे आपको प्रेपोजिशंस के मिल जाएंगे. तो विदाउट एनी डिले लेट्स कम टू टुडेज टॉपिक. तो भाई बिना किसी विलंब के हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं. आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस क्या होता है? व्हाट इज प्रेपोजिशन? तो एक सिंपल भाषा में हम इसको पहले समझते हैं. देखिए हम यहां पर टॉपिक को पढ़ेंगे 3 लेवल्स में, बेसिक, मॉडरेट और हाई लेवल में. तो सबसे पहले हम प्रेपोजिशंस को जानते हैं कि भाई ये है क्या. अगर आपसे पूछा जाए कि नाउन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल भाषा में अगर हमसे कहा जाए कि बताओ भाई नाउन क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि भाई दुनिया में हर वो चीज जिसका नाम है वो नाउन है. नाउन क्या होता है? अगर सिंपल भाषा में हमसे कोई पूछे, हम आपसे कहें कि भाई एक शब्द में डिफाइन करो व्हाट इज नाउन, तो आप बोलोगे कि मैम नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड्स. नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड्स. दुनिया में हर वो चीज जिसका नाम है उसे हम नाउन कहते हैं. यस और नो? हर वो चीज जिसका नाम है उसे नाउन कहोगे. ठीक इसी तरीके से एक शब्द में कहा जाए तो नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स. वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड्स. verb equals to action word. verb equals to action words. दुनिया में जितने भी जो भी हम एक्शंस करते हैं, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, वो सभी वर्ब में आ जाता है. इसी तरीके से कंजंक्शंस का भी मतलब होता है जॉइनिंग वर्ड. भाई हम एक शब्द में अगर बात करें तो नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड, वर्ब का मतलब एक्शन वर्ड्स और कंजंक्शंस का मतलब जॉइनिंग वर्ड्स. कंजंक्शंस इक्वल्स टू जॉइनिंग वर्ड्स. जॉइनिंग words. Similarly,
अगर हमसे कोई बोलता है कि बताओ भाई प्रेपोजिशन क्या है, तो हम कहेंगे कि प्रेपोजिशन का मतलब है, एकदम सिंपल भाषा में प्रेपोजिशन को अगर डिफाइन किया जाए तो भाई प्रेपोजिशन वो शब्द है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन को बाकी के शब्दों से रिलेट करने का काम करता है। इसको समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहले तो इसको समझने के लिए बिल्कुल बेसिक लेवल से आज हम पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्रेपोजिशन क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। क्या लिखा है? देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। अब इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन जो है वो है अंडर। प्रेपोजिशन का क्या काम है? सिंपल भाषा में हम यहाँ पे प्रेपोजिशन को समझते हैं कि व्हाट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। अब इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन क्या है? हमें मालूम है प्रेपोजिशन इज अंडर। अब प्रेपोजिशन क्या काम करता है? व्हाट इज प्रेपोजिशन? तो भाई इसकी डेफिनेशन इस एक वाक्य में ही आपको समझ में आ जाएगी। प्रेपोजिशन किसके पहले आ रहा है? सबसे पहले तो शॉर्ट में देखिएगा, किसके पहले आ रहा है? टेबल के पहले आ रहा है। और टेबल क्या है? नाउन है। तो भाई प्रेपोजिशन की परिभाषा को समझने के लिए हमें कुछ भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। इस एक एग्जाम्पल से आपको पूरा का पूरा प्रेपोजिशन समझ में आ जाएगा। प्रेपोजिशन वह शब्द है जो किसी भी नाउन के, किसके? नाउन के। यहां टेबल के पहले आ रहा है तो टेबल क्या है? नाउन है। टेबल क्या है? नाउन है। प्रेपोजिशन वह शब्द है जो किसी भी नाउन के पहले आता है। अब देखो किसके, इसके पहले आ रहा है तो किसी भी नाउन के पहले आता है, बिफोर, और उस नाउन को बाकी के शब्दों से रिलेट करने का काम करता है। तो ये बाकी के शब्द क्या हैं? रेस्ट ऑफ दी वर्ड्स। इसको हम बोल सकते हैं ये कौन से वर्ड्स हैं? रेस्ट ऑफ दी वर्ड्स। रेस्ट ऑफ दी वर्ड से रिलेट करने का काम करता है। सिंपल भाषा में अगर डिफाइन किया जाए तो प्रेपोजिशन वह शब्द है जो किसी भी नाउन, प्रेपोजिशन वह शब्द है जो किसी भी नाउन, ये नाउन है, नाउन के पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन को बाकी के शब्दों से, ये हमारे रेस्ट ऑफ दी वर्ड्स हैं, रेस्ट ऑफ दी वर्ड्स से रिलेट करने का काम करता है। सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन। प्रेपोजिशन किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा और उस नाउन या प्रोनाउन को बाकी के शब्दों से रिलेट करने का काम करेगा। अब देखिए इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन क्या कर रहा है? इस टेबल का कैट से रिलेशन बता रहा है कि कैट कहां बैठी है? मेज के नीचे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि प्रेपोजिशन किसी भी नाउन के पहले आएगा और उस नाउन या नाउन को बाकी के शब्द, नाउन या प्रोनाउन को बाकी के शब्दों से रिलेट करेगा। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आपको यहां पे बता देते हैं। वी नीड अ रूफ ओवर अस। वी नीड अ रूफ ओवर अस। अब देखिए अभी हमने ये बात समझी कि प्रेपोजिशन किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उस नाउन प्रोनाउन को बाकी के शब्दों से रिलेट करता है। हमने नाउन का एग्जाम्पल तो देख लिया, अब हम प्रोनाउन का एग्जाम्पल देखते हैं। वी नीड अ रूफ ओवर अस। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर करके चीजें आपको समझ में आएंगी, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से। ओके, वी नीड अ रूफ ओवर अस। हमें अपने सर के ऊपर एक छत चाहिए। अब इस सेंटेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या है? ओवर। अब ये प्रेपोजिशन किसके पहले आ रहा है? प्रोनाउन के पहले आ रहा है। इट इज कमिंग बिफोर व्हाट? इट इज कमिंग बिफोर प्रोनाउन। ये इस प्रोनाउन के पहले आ रहा है और इस प्रोनाउन को किससे रिलेट करने का काम कर रहा है? इस प्रोनाउन को बाकी के शब्दों से, वी नीड अ रूफ से रिलेट करने का काम कर रहा है। ये इसको बाकी के शब्दों से रिलेट करने का काम कर रहा है। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं इन कमेंट्स। आप अपने जो है डाउट्स वगैरह को, क्वेरीज वगैरह को, क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया सभी को कि प्रेपोजिशन किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन को बाकी के शब्दों से रिलेट करने का काम करता है। तो यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अभी भी पिक्चर अभी बाकी है भाई, अभी भी ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानना बचा है। प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन के पहले आता है तो अब हमारे मन में एक सवाल उठेगा कि भाई नाउन प्रोनाउन के पहले आता है तो क्या बाद में नहीं आ सकता? तो लेट मी टेल यू वन थिंग। आई होप समझ में आ रहा है। प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन के पहले आता है, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन रेज होगा कि मैम क्या सिर्फ नाउन प्रोनाउन के पहले ही आता है, नाउन प्रोनाउन के बाद में नहीं आ सकता? तो जी हाँ, बिल्कुल, ये नाउन प्रोनाउन के बाद में भी यूज हो सकता है प्रेपोजिशन। अब बाद में भी प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन के कैसे यूज हो सकता है तो इसको भी हम एग्जाम्पल से देखेंगे। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये नाउन प्रोनाउन के बाद में आता है तो एक एग्जाम्पल से इस चीज को हम देखते हैं। तो प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन के पहले आता है, इसका एग्जाम्पल तो आपने देख लिया।
पहला एग्जाम्पल क्या था, देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल, तो अंडर जो है टेबल के पहले आ रहा था. एंड दूसरा है वी नीड अ रूफ ओवर अस, तो यहाँ पे ओवर प्रेपोजिशन अस प्रोनाउन के पहले आ रहा है, तो नाउन प्रोनाउन के पहले आता है, ये पॉइंट क्लियर हो गया. अब बाद में कैसे आता है इसको हम देखते हैं. नाउ लेट्स कम टू अनदर पॉइंट कि नाउन प्रोनाउन के बाद में प्रेपोजिशन कैसे आता है. हु वॉज ही टॉकिंग टू. Second, I need a chair to sit on. ओके हमारे सामने दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, हु वॉज ही टॉकिंग टू और दूसरा सेंटेंस है आई नीड अ चेयर टू सिट ऑन. पहले सेंटेंस में पूछा जा रहा है क्योंकि वह किससे बात कर रहा था, पहले सेंटेंस का मतलब है कि वह किससे बात कर रहा था. दूसरे सेंटेंस में कहा जा रहा है कि मुझे बैठने के लिए एक चेयर चाहिए. अब इन दोनों सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि प्रेपोजिशन की पोजीशन क्या है. पहले सेंटेंस की अगर बात की जाए, हु वॉज ही टॉकिंग टू. अब यहां पर सबसे पहले तो प्रेपोजिशन क्या है, टू है. प्रेपोजिशन क्या है, टू है. और किसके बाद में आ रहा है, ही के बाद में आ रहा है. तो यहां हमने देखा कि यहां प्रेपोजिशन प्रोनाउन के बाद में आ रहा है. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई नीड अ चेयर टू सिट ऑन, मुझे बैठने के लिए एक चेयर चाहिए. अब यहां पर नाउन क्या है, चेयर है, और इसका प्रेपोजिशन कहां है, ये इसका प्रेपोजिशन है ऑन, जो कि नाउन के बाद में आ रहा है. तो ये बात भी जस्टिफाई हो गई, ये बात भी हेंस प्रूव्ड हो गई कि प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन के ना सिर्फ पहले आता है बल्कि नाउन प्रोनाउन के बाद में भी आता है. अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठेगा कि मैम यहाँ पर तो टू भी प्रेपोजिशन हो सकता है जैसे ऊपर वाले केस में टू है. तो भाई यहाँ पे हम आपको बता देते हैं एक इंपॉर्टेंट बात. लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर टू एवरीवन. आई नीड अ चेयर टू सिट ऑन. अब देखिए यहां पर इसका प्रेपोजिशन क्या है, ऑन है. दिस इज क्लियर टू एवरीवन. यहां पे चेयर का प्रेपोजिशन है ऑन. अब देखिए यहां पर जो टू है, टू सिट है. आप कहोगे कि मैम टू प्रेपोजिशन क्यों नहीं है, आप जरूर ये पूछोगे कि मैम टू प्रेपोजिशन क्यों नहीं है जैसे पहले वाले केस में है. तो यहां टू प्रेपोजिशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो टू सिट लिखा हुआ है, ये टू सिट हमारा क्या है, ये हमारा 2+V1 है. ये टू सिट आपका 2+V1 है, जिसे कि ग्रामर की भाषा में इन्फिनेटिव कहा जाता है. 2+V1 है, तो टू सिट प्रेपोजिशन नहीं है, ये 2+V1 है, जो कि क्या बनता है, जिसे कि आप इन्फिनेटिव बोलते हो. इसे हम आगे पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे, वर्ब एडवांस में पढ़ेंगे. तो टू सिट हमारा इन्फिनेटिव है, टू सिट इन्फिनेटिव है. इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम वर्ब एडवांस चैप्टर पढ़ेंगे. बिकॉज लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आपको एक बात यहां पर बता देते हैं कि ग्रामर के सभी टॉपिक्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. ऐसा नहीं कि अगर आप प्रेपोजिशन पढ़ रहे हो तो वहां पे आपको नाउन नहीं मालूम होगा, वहां पे वर्ब नहीं आएगा. सभी टॉपिक्स यहां पर इंटर रिलेटेड हैं. तो इसलिए टू सिट जो है ये यहाँ पर इन्फिनेटिव है. और इन्फिनेटिव क्या है, इन्फिनेटिव हम अगर बोलें तो ये वर्ब एडवांस में आता है. ये किस में आता है, वर्ब एडवांस टॉपिक के अंतर्गत इसे हम पढ़ेंगे, वर्ब एडवांस में. ओके, दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ये क्लियर है क्योंकि वर्ब जो हैं वो बेसिकली तीन प्रकार में बांटे गए हैं. वैसे तो अगर हम इस बारे में बात करें तो शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि वर्ब को बेसिकली तीन पार्ट्स में बांटा गया. वैसे तो वर्ब को दो पार्ट्स में बांटा गया है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट. कई प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा इसको विस्तार में डिस्कस कर लेते हैं. इन शॉर्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक प्रेपोजिशन चल रहा है. वर्ब देखा जाए तो वर्ब यहाँ पर मेनली टू टाइप्स के होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स एंड द अदर इज नॉन फाइनाइट वर्ब्स. वन इज फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स. अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो फर्दर तीन पार्ट्स में बांटे गए हैं. ये जो तीन पार्ट्स हैं इनमें आपका पहला आता है इन्फिनेटिव्स, gerund and participles. Infinitive, gerund और participles. Okay. So we will discuss this topic later on when we will come to the verb chapter. बिकॉज आपको यहाँ पर एक एक चीज पढ़ाई जाएगी बहुत ही मेटिकुलसली और सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि हम एरर के क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब हमारी नॉलेज एकदम डीप है और हमें चीजें अच्छे से क्लियर हैं. ओके,
सो यहां तक ये पॉइंट क्लियर हो गया कि प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन के पहले भी आता है और बाद में भी आता है. ओके, नाउ लेट्स कम टू इट्स डेफिनेशन. हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं. यस, तो प्रेपोजिशन क्या है? एक सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो प्रेपोजिशन क्या है? सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो प्रेपोजिशन वह शब्द है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उस नाउन प्रोनाउन को बाकी के शब्दों से रिलेट करने का काम करता है. अब यहां एक और बात जाननी बहुत जरूरी है कि इसका फॉर्म क्या होता है, ये दिखता कैसा है, इसका रूप क्या होता है. तो भाई आपको एक बात बता दें माय डियर स्टूडेंट्स कि प्रेपोजिशन को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे. प्रेपोजिशन का फॉर्म क्या होता है, ये दो तरीके से हो सकता है. इसका फॉर्म क्या होता है, ये कैसे दिखता है? तो प्रेपोजिशन वर्ड के रूप में होता है और फ्रेज के रूप में होता है. इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड एज वेल एज फ्रेज. प्रेपोजिशन एक शब्द भी हो सकता है और शब्दों का समूह भी हो सकता है. दिस इज क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है सभी को? आई होप समझ में आ रहा है. समझ में आ रहा है तो कमेंट में जल्दी से एक थम्स अप कर दीजिएगा, कमेंट में यस लिख दीजिएगा इफ दिस इज क्लियर टू यू. और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी से कमेंट में यस लिख दीजिए. ओके, नाउ प्रेपोजिशन को अगर देखा जाए तो इसका फॉर्म क्या होता है? प्रेपोजिशन एक शब्द के रूप में होता है और फ्रेज के रूप में होता है. प्रेपोजिशन शब्द के रूप में होता है, वर्ड की फॉर्म में होता है, और ये फ्रेज के रूप में होता है. वर्ड भी हो सकता है और फ्रेज भी हो सकता है. अब वर्ड के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रेपोजिशन के, जैसे कि एट, ऑन, इन, बाय, फ्रॉम, सिंस, to, up, down, till, until, etc. भाई इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. एंड अगर फ्रेज की बात की जाए तो प्रेपोजिशन शब्दों के समूह के रूप में भी होता है. फ्रेज के रूप में कैसे होता है? तो फ्रेज का एग्जाम्पल है, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर प्रेपोजिशन फ्रेज के रूप में होता है. अगर हम फ्रेज की बात करें तो फ्रेज के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो माय डियर, ओके, फ्रेज के रूप में प्रेपोजिशन कैसे होता है? फ्रेज की अगर बात की जाए तो फ्रेज का एग्जाम्पल है यहां पर वर्ड है और फ्रेज है. फ्रेज की अगर बात की जाए तो फ्रेज के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि बाय डिंट ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, बाय डिंट ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ. प्रेपोजिशन फ्रेज के रूप में होता है, उसके भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, बाय डिंट ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन ल्यू ऑफ, in lieu of, according to, etc. तो भाई फ्रेज वाले प्रेपोजिशन के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ऑन अकाउंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, एक्सेट्रा. ये प्रेपोजिशन फ्रेज के रूप में भी होते हैं. ओके, तो वर्ड और फ्रेज दोनों फॉर्म में प्रेपोजिशन होता है. अब बढ़ जाते हैं हम इसके टाइप्स पर. हम जल्दी से अब इसके टाइप्स पे आ जाते हैं और आज की क्लास में हम ग्रामर भी पढ़ेंगे और वोकैबुलरी भी सीखेंगे. तो क्लास विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ग्रामर एज वेल एज वोकैबुलरी. पहले जल्दी से हम इसके काइंड्स पे नजर डाल लेते हैं कि प्रेपोजिशन के काइंड्स क्या क्या हैं. ओके, so moving on to kinds of preposition, if we discuss the what are the kinds of preposition, तो preposition basically 6 kinds का होता है. I hope you all are enjoying the class. I hope कि क्लास जो है समझ में आ रही है और सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं. ओके, काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन कितने प्रकार का होता है? तो अगर देखा जाए तो प्रेपोजिशन 6 काइंड्स का होता है, 6 टाइप्स का होता है, 6 प्रकार का होता है. प्रेपोजिशन इज मेनली ऑफ 6 काइंड्स. प्रेपोजिशन 6 काइंड्स का होता है. सबसे पहले सिंपल प्रेपोजिशन, देन डबल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, फ्रेज प्रेपोजिशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशन. डिस्गाइज्ड का मतलब हिडन प्रेपोजिशन. माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात बता दें कि अगर आप क्लास में रेगुलर रहोगे तो यहाँ पर आपको 5 to 7 बुक्स की नॉलेज मिल जाएगी. लेकिन बस आपको क्लास में रेगुलर रहना है, टाइम याद रखना है और आपको किसी भी बुक से फिर ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू विल गेट ऑल द कंटेंट इन द क्लास और क्लास के पीडीएफ्स भी आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड किए जाएंगे. आपको क्लास में रेगुलर रहना है, क्लास मिस नहीं करनी है और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस भी कराई जाएगी. मैराथन भी हम करेंगे, हम लोग बहुत सारी मैराथन्स भी करेंगे जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कराए जाएंगे.
ओके तो देखा जाए तो 6 काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस होते हैं, सिंपल, डबल, कंपाउंड, पार्टिसिपल, फ्रेजल एंड डिसगाइज्ड प्रेपोजिशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल प्रेपोजिशन क्या होता है। सिंपल प्रेपोजिशन क्या होता है, सबसे पहले हम इस पर नजर डालते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहला काइंड आता है हमारा सिंपल प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशन क्या होता है, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, सामान्य प्रेपोजिशन। भाई एक शब्द का जो प्रेपोजिशन होगा दैट विल बी कॉल्ड सिंपल प्रेपोजिशन। मींस व्हेन अ सिंगल वर्ड इज यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन इट इज कॉल्ड सिंपल प्रेपोजिशन। जब एक शब्द का प्रेपोजिशन आप यूज करोगे तो वो सिंपल प्रेपोजिशन की कैटेगरी में आएगा, जैसे एट, ऑन, इन, सिंस, ये सभी क्या है, सामान्य प्रेपोजिशन है। तो व्हाट इज सिंपल प्रेपोजिशन? व्हाट इज सिंपल प्रेपोजिशन? When a single word of preposition is used, it is called simple preposition. जब एक शब्द का preposition यूज होगा तो वो simple preposition कहलाएगा। क्लियर हो गया सभी को? बहुत ही सिंपल सा है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे at, by, from, for, till, up, with, under, etc. बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Let us see the examples. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई लिव एट गोमती नगर इन लखनऊ। अब देखिए यहां पर क्या है, सिंपल प्रेपोजिशन क्या है, एट है, और ये यहां पर इन यूज हो रहा है। नेक्स्ट है, द पेपर वॉज साइंड बाय हिम विद अ पार्कर पेन। यहां क्या है, बाय और विद हमारा सिंपल प्रेपोजिशन है। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, अब क्या है, सिंपल प्रेपोजिशन है। अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, अंडर क्या है, सिंपल प्रेपोजिशन है। इतना क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आते हैं हम डबल प्रेपोजिशन पे। डबल प्रेपोजिशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? डबल प्रेपोजिशन का मतलब होता है कि जब दो वर्ड्स प्रेपोजिशन का काम करते हैं तो इट इज कॉल्ड डबल प्रेपोजिशन। जब आपने दो सिंपल प्रेपोजिशन को कंबाइन करके एक नया वर्ड बनाया, व्हाट इज डबल प्रेपोजिशन? जब हमने दो सिंपल प्रेपोजिशंस को कंबाइन करके एक न्यू वर्ड बनाया और वो न्यू वर्ड प्रेपोजिशन का काम कर रहा है तो इट इज कॉल्ड डबल प्रेपोजिशन। व्हाट इज डबल? जब हमने दो सिंपल प्रेपोजिशन को कंबाइन करके एक नया शब्द बनाया जो प्रेपोजिशन का ही काम करेगा तो उसे डबल प्रेपोजिशन कहेंगे। डबल प्रेपोजिशन क्या चीज है? इसको ऐसे समझिएगा कि सिंपल प्रेपोजिशन प्लस सिंपल प्रेपोजिशन इक्वल्स टू डबल प्रेपोजिशन। दो सिंपल प्रेपोजिशन को कंबाइन करेंगे तो डबल प्रेपोजिशन बनेगा। इतना क्लियर हो गया सभी को? दो सिंपल प्रेपोजिशंस को हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, डबल प्रेपोजिशन। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन टू सिंपल प्रेपोजिशंस आर फॉर्म्ड इनटू अ न्यू वर्ड इट इज कॉल्ड डबल प्रेपोजिशन। नाउ लेट्स सी इट्स एग्जांपल। अब हम इसके एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। ओके सबसे पहला एग्जांपल है इसका इनटू। फर्स्ट एग्जांपल इज इनटू। इनटू क्या होता है? इनटू की अगर बात की जाए तो इन प्लस टू हमारा डबल प्रेपोजिशन है। ये किससे बना है? दो सिंपल प्रेपोजिशन से बना है। किससे बना है? इन प्लस टू, इनटू। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर इन सर्च ऑफ अ कॉइन। बॉय जो है रिवर में कूदा कॉइन की सर्च में, तो इनटू हमारा डबल प्रेपोजिशन का एग्जाम्पल है। ओके नाउ इनटू का यूज कब होता है एक शॉर्ट में हम जान लेते हैं। भाई इसको तो हम आगे पढ़ेंगे ही लेकिन अभी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। इनटू हमारा डबल प्रेपोजिशन है और इनटू का यूज कब होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, इनटू का प्रयोग दो तरीके से होता है। सबसे पहले तो इनटू का यूज दो तरीके से होता है। सबसे पहले तो ये मोशन को शो करता है। किसको शो करता है? मोशन को शो करता है। और दूसरे नंबर पे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। मोशन और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सो इनटू इज यूज्ड इन टू केसेस। फर्स्ट इज मोशन एंड द अदर इज ट्रांसफॉर्मेशन। मोशन के केस में कैसे यूज होता है इसे हम ऐसे समझते हैं कि जैसे कि कोई रूम के बाहर है और वो रूम के अंदर आता है तो वहां पर क्या लगेगा? इनटू। कोई व्यक्ति जो है वो फ्लोर पर है, वो अर्थ पर खड़ा है और वहां से वो रिवर में जंप करेगा तो जब उसका मीडियम चेंज होगा तो वहां पे क्या लगेगा? इनटू। तो इनटू का यूज अगर देखा जाए तो मोशन, और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चेंज ऑफ मीडियम के लिए यूज होता है। चेंज ऑफ मीडियम के लिए इनटू का प्रयोग होता है। जब किसी चीज का मीडियम चेंज होता है तो वहां पर हम इनटू का यूज करते हैं। सपोज करिए कि कोई व्यक्ति फ्लोर पर है और वो वहां से जंप करके पानी में कूदता है तो वहां पर क्या लगेगा? इनटू यूज होगा। क्लियर? रूम के बाहर है, रूम के अंदर आता है तो वहां पर क्या लगेगा? इनटू लगेगा। सेकेंड, इनटू का दूसरा यूज क्या है? इनटू का दूसरा यूज है हमारा
ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण जब होता है किसी चीज में तो वहां पर भी इनटू का यूज होता है। ट्रांसफॉर्मेशन के केस में भी इनटू का प्रयोग करते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन में हम कैसे करते हैं? कोई किताब इंग्लिश में लिखी हुई है और उसे आपने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया तो क्या बोला जाएगा? इनटू। ही ट्रांसलेटेड इट इनटू हिंदी। ही ट्रांसलेटेड इट इनटू, कोई किताब संस्कृत में लिखी है, हमारे बहुत सारे जो ग्रेट बुक्स हैं, वेदांस वगैरह हैं, वो संस्कृत में मिलेंगे, उनको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो वहां पे क्या होगा? इनटू का यूज होगा। तो ये आपका डबल प्रेपोजिशन के अंतर्गत आएगा, जो कि दो प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन से बना है। नेक्स्ट, डबल प्रेपोजिशन का एक और एग्जाम्पल है। डबल प्रेपोजिशन का पहला एग्जाम्पल था इनटू, और इसी का दूसरा एग्जाम्पल है अप टू। दूसरा एग्जाम्पल है अप टू। अप टू का यूज कब होता है माय डियर? तो इनटू अप टू का यूज होता है, अप टू का प्रयोग होता है जब आप किसी चीज की लास्ट लिमिट बताते हो। जब आप किसी भी चीज की लास्ट लिमिट बताते हैं तो वहां पर अप टू का यूज होता है। जब हम किसी चीज की लास्ट लिमिट बताते हैं तो वहां पर अप टू का यूज होता है। कि जैसे सपोज करिए, ये इसको अगर हम इमेज के थ्रू समझें तो ये हमारा अप टू का यूज होता है। अप टू का मतलब हो गया जब आप किसी भी चीज की एकदम लास्ट लिमिट बताते हैं। जब कभी आप मार्केट में जाते हो परचेज करने तो वहां पे लिखा होता है ना कि भाई अप टू 50% ऑफ, अप टू 70% ऑफ, तो वही होता है 50% तक ऑफ है। अच्छा, इसका दूसरा एक और एग्जाम्पल है, चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14। चिल्ड्रंस जो हैं उन्हें फ्री एजुकेशन, हमारे कंट्री में जो राइट टू एजुकेशन है उसके अंतर्गत जो है चिल्ड्रन को फ्री, बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती है अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो यहाँ पे लास्ट लिमिट जब किसी चीज की बताई जाएगी तो वहां पे अप टू का यूज होगा। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। आप फर्दर मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंपाउंड प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन के काइंड्स में जो तीसरा आता है वो है कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होता है? आपने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तो सुना ही होगा मैथ्स में। सिंपल इंटरेस्ट होता है सिंपली जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो ब्याज, और जब ब्याज पर ब्याज कैलकुलेट किया जाता है तो उसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसी तरीके से जो कंपाउंड प्रेपोजिशन है ना, ये क्या होता है? कंपाउंड प्रेपोजिशन जो है ये भी आपका दो प्रेपोजिशंस के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। व्हाट इज कंपाउंड प्रेपोजिशन? तो चलिए इसको भी हम समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या चीज है? When the preposition is used before noun। कंपाउंड प्रेपोजिशन को समझने के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं शॉर्ट में, इसको आप शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हो, इसको आप ऐसे देखिएगा, तीन प्रकार के होते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड प्रेपोजिशन 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है। सबसे पहले तो व्हेन प्रेपोजिशन प्लस नाउन, जब प्रेपोजिशन प्लस नाउन या प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब या प्रेपोजिशन प्लस एडजेक्टिव को, प्रेपोजिशन प्लस नाउन, प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब और प्रेपोजिशन प्लस एडजेक्टिव को कंबाइंड करके हम एक न्यू वर्ड बनाते हैं। प्रेपोजिशन प्लस नाउन को कंबाइन करके हमने एक न्यू वर्ड बनाया, हम एक न्यू वर्ड बनाते हैं, और प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब को कंबाइन करके हम न्यू वर्ड बनाते हैं। और वो न्यू वर्ड किसकी तरह काम करता है? जब आपने प्रेपोजिशन प्लस नाउन, प्रेपोजिशन प्लस एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब को कंबाइन करके एक नया शब्द बनाया, और ये नया शब्द प्रेपोजिशन का काम करता है। अगर ये नया शब्द किसका काम कर रहा है? प्रेपोजिशन का काम करता है, तो ये कहलाएगा हमारा कंपाउंड प्रेपोजिशन। फिर से देख लेते हैं एक बार, ये न्यू वर्ड किसकी तरह काम कर रहा है? ये नया वर्ड हमारा प्रेपोजिशन का काम करता है। किसका काम करता है? प्रेपोजिशन का काम करता है, तो ये कहलाएगा कंपाउंड प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन प्लस नाउन, प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब, न्यू वर्ड, प्रेपोजिशन प्लस एडजेक्टिव को कंबाइन करके हमने एक नया वर्ड बनाया जो कि प्रेपोजिशन का काम करता है, तो इट इज कॉल्ड कंपाउंड प्रेपोजिशन। ये कहलाएगा कंपाउंड प्रेपोजिशन। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? यहां तक सभी को क्लियर है, समझ में आ गया है? ओके, नाउ अनदर थिंग, तो डेफिनेशन क्या है? व्हेन प्रेपोजिशन इज यूज्ड बिफोर नाउन, बिफोर एडजेक्टिव और एडवर्ब। डेफिनेशन क्या है? व्हेन प्रेपोजिशन इज यूज्ड बिफोर नाउन, बिफोर एडजेक्टिव और एडवर्ब एंड इट फॉर्म्स अ न्यू वर्ड, और ये एक नया शब्द बनाता है जो प्रेपोजिशन का काम करे, तो इट इज कॉल्ड कंपाउंड
प्रेपोजिशन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो जल्दी से कमेंट में यस कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं इसके आगे। ओके, अब जरा हम कंपाउंड प्रेपोजिशन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कंपाउंड प्रेपोजिशन के एग्जाम्पल्स में जो पहला एग्जाम्पल है वो है अक्रॉस। क्या है? अक्रॉस। अक्रॉस किससे बना है? दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बना है, ऑन प्लस क्रॉस। तो ऑन क्या है? प्रेपोजिशन प्लस नाउन है। प्रेपोजिशन प्लस नाउन को कंबाइन करा और एक नया वर्ड बना, वो भी प्रेपोजिशन का काम करता है, तो उसे क्या कहेंगे? कंपाउंड प्रेपोजिशन। अक्रॉस हो गया। और ओके, नेक्स्ट आता है अलोंग। अब ये किसका एग्जाम्पल है? हमने बोला था कि यहाँ पे 3 केस होंगे, प्रेपोजिशन प्लस नाउन, प्रेपोजिशन प्लस एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब। तो देखिए, प्रेपोजिशन प्लस नाउन का एग्जाम्पल है अक्रॉस। अक्रॉस हमारा कंपाउंड प्रेपोजिशन है। अनदर अलोंग। अलोंग किससे बना है? अलोंग बना है आपका प्रेपोजिशन प्लस एडजेक्टिव को जोड़कर। प्रेपोजिशन प्लस एडजेक्टिव के कॉम्बिनेशन से बना है। ये नाउन से बना है, ये एडजेक्टिव से बना है। लॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव ही तो है, किसी की विशेषता ही तो बता रहा है कि टॉल, शॉर्ट, ये एडजेक्टिव ही तो है। तो प्रेपोजिशन प्लस एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन हो गया। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन प्लस एडजेक्टिव। प्रेपोजिशन प्लस एडजेक्टिव। क्लियर है? देन नेक्स्ट आते हैं बियॉन्ड। बियॉन्ड क्या है? बियॉन्ड आपका बना है प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब को कंबाइन करके। बाय प्लस यॉन्ड। बाय प्लस यॉन्ड। बाय प्रेपोजिशन है और यॉन्ड हमारा एडवर्ब है। यॉन्ड क्या है? एडवर्ब है। प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब। यहाँ पर जो YOND लिखा हुआ है, YOND यॉन्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? ये आपका डायरेक्शन के केस में यूज होता है। ये आपका डायरेक्शन बताने का काम करता है। यॉन्ड एडवर्ब जो है उसका मतलब होता है, क्या अर्थ होता है इसका? अगर हम देखें तो ये जो YOND यॉन्ड एडवर्ब लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? ये एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है, ये ज्यादातर कब यूज होता है? ये आपका एडवर्ब है जो कि डायरेक्शन बताने का काम करता है। दिस इज यॉन्ड एडवर्ब है। दिस इज एडवर्ब एंड इसका मतलब होता है उधर। इसका मतलब होता है उधर या उस ओर। उधर या उस ओर। इसका मतलब होता है उधर या उस ओर। ये डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है। ये डायरेक्शन बताने का काम करता है। ओके, अगर देखा जाए तो उधर या उस ओर। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो हम कह सकते हैं फार्दर अवे या ओवर देयर। फार्दर अवे इसको आप कह सकते हैं, इसका मतलब होता है फार्दर अवे, फार्दर अवे या ओवर देयर। फार्दर अवे या ओवर देयर इसका मतलब होता है। ये आपका हो गया यॉन्ड एडवर्ब जो कि डायरेक्शन बताने के केस में यूज होता है। तो इसी के कॉम्बिनेशन से बना है बियॉन्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? क्लियर हो गया है तो जल्दी से कमेंट में यस लिख दीजिएगा। ओके, अब बढ़ते हैं इसके आगे। तो भाई आज के लिए हम ऐसा करते हैं कि यही तक प्रेपोजिशन रखते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे